Hello students, we welcome to all of you on the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth PG College, मगहर संत कबीर नगर। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले टर्म पे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जिनमें स्पेसिफिक हीट और रिवर्सिबल साइकिल और हीट इंजन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में हम कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे हम कार्नोट इंजन की एक साइकिल में वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्नोट इंजन की बात करेंगे। कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन है क्या? ठीक है, ये कैसे बाकी सारे हीट इंजन से अलग है आइए देखते हैं। तो कार्नोट इंजन जो है एक रिवर्सिबल इंजन है। ठीक है, कार्नोट इंजन क्या है? एक रिवर्सिबल इंजन है जो वर्क करता है टू टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में। ठीक है, मतलब कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच में ये हमारा कार्नोट इंजन वर्क करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कार्नोट इंजन के क्या टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो लाया क्यों गया कार्नोट इंजन? हमारा हीट इंजन तो हमारे पास था ही, तो कार्नोट इंजन लाने की वजह क्या हुई? तो देखिए, बात होती है इफिशियंसी की। हमारे जो बाकी सारे हीट इंजन थे जैसे स्टीम इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इन सब की इफिशियंसी कम थी। इफिशियंसी क्या है? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इफिशियंसी वो होती है कि हम किसी इंजन को जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करें वो उन एनर्जी का यूज करके मैक्सिमम वर्क दे दे, यही उसकी इफिशियंसी होती है। तो हमने देखा था कि एक मामूली से पेट्रोल या डीजल या स्टीम इंजन जिनकी इफिशियंसी लगभग 20, 15, 40 ऐसे रहती है। ठीक है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे इंजन्स डेवलप किए जाएं जिनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा हो, मतलब हम एनर्जी ज्यादा से ज्यादा दें, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दें बदले में वो इंजन हमको मैक्सिमम वर्क करके दे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक स्टीम इंजन और एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन, ये सब इंजन तो हमारे पास थे ही। तो अगर इफिशियंसी की बात करें तो जो हमारा स्टीम इंजन था वो 15% इफिशियंट निकला। ठीक है, और जो हमारा पेट्रोल का इंजन था वो अबाउट 25% क्या निकला? इफिशियंट निकला। और जो हमारा डीजल इंजन था वो अबाउट 40% इफिशियंट निकला। ठीक है, मतलब ये बाकी बची हुई एनर्जी, बाकी परसेंटेज बची हुई एनर्जी क्या करता था? वेस्ट कर देता था। ये भी बाकी 75% बची हुई एनर्जी को वेस्ट कर देता था। बाकी ये डीजल इंजन बाकी बची हुई 60% एनर्जी को वेस्ट कर देता था। इसीलिए हमने एक आइडियलाइज इंजन, मतलब एक इंजन सोचा कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए, सोचा जाए कि कुछ कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसा वर्क करके दे कि जो मैक्सिमम हो, मतलब एनर्जी का मैक्सिमम यूज करके वर्क दे। ठीक है, तो नया कंसेप्ट लाया गया था कार्नोट इंजन का, जो कि कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी आई थी वो अबाउट 70% आई थी। ठीक है, मतलब 70% इफिशियंट है। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। एक्चुअल में तो हम ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं सकते जिसकी इफिशियंसी 70% हो, है ना? हम आज तक ऐसा इंजन बना ही सके नहीं, अभी तक तो बना ही नहीं है इंजन। आगे देखिए बन सकता भी है, नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना तो समझ में आ गया कि कार्नोट इंजन है क्या, इसकी इफिशियंसी क्या होती है। तो जब इंजन है, इंजन सोचा गया तो उसको डिजाइन भी किया गया होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे रहा होगा, है ना? हमको तो पता है कि हीट इंजन जो होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। तो उसी तरीके से एक कार्नोट इंजन का भी कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगा, लेकिन कुछ कुछ इंप्रूवमेंट इसमें किया गया है, उसको हम देखते हैं। ठीक है,
तो टर्म्स रिलेटेड टू कार्नोट इंजन, ठीक है। एक कार्नोट इंजन में क्या क्या स्ट्रक्चर था, क्या क्या पार्ट है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे हीट इंजन की तरह कार्नोट इंजन का भी 3 पार्ट होगा। क्या होगा? हम जानते हैं कि एक क्या होगा, सोर्स होगा, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या रहता है हमारा, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस में क्या होता है, हमको वर्क देखने को मिलता है, ठीक है, वर्क देखने को मिलता है। तीसरा क्या रहता है, तीसरा होता है हमारा सिंक। क्या होता है तीसरा हमारा, सिंक, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारा जो कार्नोट इंजन है वो एक आइडियलाइज्ड इंजन है, मतलब कि एक ऐसा इंजन जिसको हम अभी तक तो नहीं बना पाए, ठीक है। अगर ये आइडियलाइज्ड इंजन है तो इसमें जो वर्क करने वाली चीज होगी वो भी तो आइडियल होगी, ठीक है। तो हम जब वर्किंग सब्सटेंस में कुछ लेंगे तो वो आइडियल गैस लेंगे, ठीक है, आइडियल गैस लेंगे। अच्छा, ये तो 3 चीज हमको पता है, ठीक है, ये 3 चीज हमको पता है कि हर इंजन में होती है, लेकिन कार्नोट इंजन में इन तीनों में अलग अलग कुछ नया नया हम डेवलपमेंट करे हैं। क्या है कि इसकी जो वॉल्स होंगी, ठीक है, इसकी जो साइड में वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी, मतलब नॉन कंडक्टिंग होगी। इन तीनों में से, इन तीनों वॉल्स में से हम ना ही अंदर कोई हीट ला सकते हैं, ना मैटर ला सकते हैं, ना ही अंदर से कोई बाहर हीट या मैटर ले जा सकते हैं, ठीक है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इसी रास्ते से होगा, ठीक है। अच्छा, और ये तो क्या था हमारा, ये सोर्स था, ठीक है। अच्छा, सोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम इसको जितनी ज्यादा एनर्जी देते रहेंगे, जितनी भी एनर्जी देंगे, ये सब क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। मतलब इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। कैसे? कैसे? ऐसे कि जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो मान लेते हैं यूनिट मास है अगर, तो एम की वैल्यू 1 होगी और डेल्टा टी टू डेल्टा टी। कहें क्या कि ये जो सोर्स होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करता रहेगा। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। मतलब इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब जितनी ज्यादा हम इसको हीट देते जाएंगे उतनी ज्यादा ये हीट ऑब्जॉर्व करता जाएगा, ठीक है। और इसका क्या टेम्परेचर होगा, T1 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंक की। सिंक में क्या होगा, सिंक में भी कुछ इसी तरीके से जो साइड की वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, एकदम आइसोलेटेड वॉल्स होंगी, मतलब नॉन कंडक्टिंग होगी, ठीक है। सराउंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं होगा जब तक हम ना चाहें, ठीक है। तो क्या करेगी, ये जो हमारी सिंक है, ये जो हमारी सिंक है, ये भी क्या होगी, ये भी मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगी। कौन सी एनर्जी, जो वर्किंग सब्सटेंस से निकलेगी, ठीक है। जो वर्किंग सब्सटेंस से एनर्जी निकलेगी जितने अमाउंट में, तो ये कैपेसिटी इसकी इतनी रहेगी कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये ऑब्जॉर्व करती रहेगी, ठीक है। ये हमारा क्या था, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और ये क्या है हमारा सिंक, ये तो हमको पता ही है। अच्छा, सिंक की भी क्या होगी, जो हीट कैपेसिटी होगी, जो कैपेसिटी ऑब्जॉर्व करने की होगी हीट की, वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इतना चीज तो हमको क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा भाई, तो जो हमारा कार्नोट इंजन था, कार्नोट हीट इंजन था, वो क्या था, कार्नोट इंजन था वो क्या था हमारा, पहला तो रिवर्सिबल साइकिल था, रिवर्सिबल साइकिल पे बेस्ड था, ठीक है। ठीक है, इसकी जो एक कंप्लीट साइकिल होती थी वो क्या थी, एक रिवर्सिबल थी, मतलब जहां से शुरू होता था वहीं पर आकर रुकता था, तब जाके इसका एक टाइम पीरियड खत्म होता था वर्क का, ठीक है। पहला तो ये रिवर्सिबल था, ठीक है। और इसको एक कंप्लीट साइकिल करने में, एक कंप्लीट प्रोसेस करने में, अपना एक बार प्रोसेस पूरा करने में इसको 4 स्टेजेस लगते थे, ठीक है। अब उन्हीं 4 स्टेजेस से हम क्या करेंगे, इसका
वर्क कैलकुलेट करेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल में एक हमारा कार्नोट हीट इंजन कितना वर्क करता है। ठीक है, चलिए उन 4 स्टेट को हम देखते हैं। तो जो हमारा बेसिकली Carnot heat engine works in 4 stages। ठीक है, टू कंप्लीट ए साइकिल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने में जो हमारा कार्नोट इंजन है वो एक 4 स्टेज लेगा, तब जाकर वो पूरा करेगा। तो पहला स्टेज क्या होगा हमारा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा स्टेज क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, तीसरा स्टेज क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, चौथा क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन्हीं को करते हुए एक हमारा कार्नोट हीट इंजन एक कंप्लीट साइकिल करेगा और हमको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा इन्हीं 4 प्रोसेस का। और देखते हैं कि कैसे एक कंप्लीट साइकिल में एक कार्नोट इंजन का वर्क डन होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो सिस्टम होगा उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या करना होगा, हमको जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा सराउंडिंग से वो हमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमको क्या करना होगा, अपने सिस्टम में जो हमारा सिस्टम होगा उसको एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम तो हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी और मैटर का उसको रोकना पड़ेगा। तीसरे वाले हमारे स्टेज में क्या करना पड़ेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में भी क्या करना होगा, हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा और जो वॉल्यूम होगा उसको डाउन करना होगा, मतलब कम करना होगा। और जो चौथा प्रोसेस होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, उसमें क्या करना होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस में भी हमको जो हमारा सराउंडिंग से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रोकना पड़ेगा और जो वॉल्यूम क्या होगा फिर से कम होकर हमारा पहले वाले स्टेज में आ जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे करके हम इन चारों स्टेजेस में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में चल के इन चारों को ऐड कर देंगे, तब जाकर हमको अपनी कार्नोट हीट इंजन का वर्क डन पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टर्म था, पहला वो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या है, आइसोथर्मल पहला क्या है हमारा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। हमको इसमें क्या करना है, हमको अपने सिस्टम का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए उस सिस्टम को एक्सपैंड करना है। अच्छा, एक्सपैंड कोई सिस्टम तब
जो कोई सिस्टम होता है वो एक्सपेंड कब करता है? जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो एक्सपेंड करेगा, तभी तो उसके अंदर के पार्टिकल क्या करेंगे, तेजी से मूव करेंगे और हमारे पिस्टन को ऊपर प्रेस करेंगे। तो एक बनाते हैं पिस्टन अपना, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस था, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा, वर्किंग सब्सटेंस का स्ट्रक्चर तो हम पहले देखे ही क्या क्या होगा, कि जो इसकी साइड वाली वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, परफेक्टली एडियाबैटिक होंगी, मतलब नॉन कंडक्टिंग होगी। यहां से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। यहाँ पे हमारा क्या लगा होगा, एक पिस्टन लगा होगा। पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा सिस्टम का, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो पिस्टन भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या करेंगे हम, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस उसको उठाकर हम कहां रख देंगे, सोर्स पे रख देंगे। ठीक है, कहां रख देंगे, सोर्स पर रख देंगे। अच्छा, और इस तरीके से रखेंगे कि सोर्स जो है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या देगा, एनर्जी देगा। अच्छा, इस तरीके से एनर्जी देगा कि इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, कांस्टेंट बना रहे। तो कांस्टेंट बना रहने के लिए क्या करना होगा, इस पिस्टन को ऊपर जाना होगा, तभी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हमको पता है ना कि जो सोर्स होगा वो क्या करता है, उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है, अब्सॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारा वर्किंग सब्सटेंस को, इसके अंदर तो हमारी आइडियल गैस भरी पड़ी है। ठीक है, तो उन गैस के पार्टिकल को सोर्स एनर्जी देगा। तो जब गैसेज एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगी तो इस पिस्टन को ऊपर प्रेस करेंगी। ठीक है, और इस तरीके से सब सिस्टम होगा, इस तरीके से ये प्रोसेस होगा कि जो इसका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब हम इस पैटर्न को फॉलो किए, ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिला, वॉल्यूम जो था हमारा वो शुरू से, मतलब एक वॉल्यूम जो पहले था इनिशियल स्टेट में था, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ और प्रेशर चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। तो पीवी डायग्राम अगर हम बनाए, प्रेशर और वॉल्यूम में कर्व बनाए, तो वॉल्यूम का ये एक्सिस हो गया और प्रेशर का ये एक्सिस हो गया। तो सपोज करिए कि अगर हमारा कोई सिस्टम जो था, जो हम सिस्टम कंसीडर किए थे, वो अगर इनिशियली ए स्टेज पे रहा होगा, तो इस प्रोसेस के बाद वो एक्सपैंड हुआ होगा। तो जब एक्सपैंड हुआ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज किया तो कुछ इस तरीके से एक कर्व मिला। ठीक है, एक कर्व मिला, तो हमारा सिस्टम जो था वो ए से बी स्टेज पे आ गया। ठीक है, अगर उसका इनिशियली प्रेशर P1 रहा होगा और वॉल्यूम V1 रहा होगा, तो जब सेकेंड स्टेज में, मतलब स्टेज बी पे आया होगा, तो उसका प्रेशर P2 हो गया होगा और V2 हो गया होगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या था, कांस्टेंट ही था। तो एक ही टेम्परेचर रहा होगा पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो आइए जरा सिर्फ यहां से, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने पर जो वर्क डन आया उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, WAB, मतलब ए से लेके बी में जाने तक हमको कितना वर्क करना पड़ा। तो आइसोथर्मल के लिए हम क्या जानते हैं, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, WAB इज इक्वल टू होता है ए से बी जाने में जो प्रेशर लगा उसका वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब हम क्या जानेंगे, हम इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में, कि कैसे किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि P को एलिमिनेट करके V के टर्म्स में ला दें। ठीक है, तो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के 1 मोल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या जानते हैं, PV इज इक्वल टू RT होता है। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT होता है, और अरेंज करने के बाद क्या हम कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT बाई V। ठीक है, अब इसी को उठा के हम इसमें प्लेस्ड करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, WAB इज इक्वल टू, अच्छा, तो P की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, RT अपॉन V। ठीक है, और DV तो पहले से था। अच्छा, वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा एक से बढ़कर दूसरे पे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, V1 से V2 तक। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर क्या था इस प्रोसेस के दौरान, T1 टेम्परेचर था, तो T1 कर दिए। ठीक है, अच्छा, आइए इंटीग्रेट करते हैं। R हमारा तो क्या है, गैस कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं।
ठीक है। और T1 भी, तो टेम्परेचर भी तो हमारा क्या था, कांस्टेंट ही था, उसको भी क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, लिमिट के अंदर V1 से V2 हमारा 1/V और dV बचा। ठीक है, अच्छा अब क्या देखने को मिलेगा, अब क्या देखने को मिलेगा हमको, अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो WAB इज इक्वल टू RT तो था ही, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, log V विद इन द लिमिट V1 एंड V2। ठीक है, अच्छा RT1 तो RT1, इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या देखने को मिलेगा, log V2 माइनस log V1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो क्या देखने को मिलेगा, RT1 log V2 अपॉन V1। ठीक है, ये जो हमारा था वो A से B पाथ पे जाने पर, मतलब एक स्टेट चेंज करने पर, पहला स्टेट चेंज करने पर जो एक्सप्रेशन आना था वो एक्सप्रेशन क्या है, वो यही है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस था उसका जो वर्किंग का एक्सप्रेशन था वो हमारा आ गया। अब हमारा दूसरा प्रोसेस जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हमारा क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, क्या है दूसरा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा हीट वीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, होना नहीं चाहिए हमारा सराउंडिंग से। ठीक है, बस इतनी चीज का हमको ध्यान रखना है और क्या करना है, वॉल्यूम को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इस बार जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक एडियाबैटिक पॉड पे ला के रख देंगे। एडियाबैटिक पॉड पे, किस पे रख देंगे, एडियाबैटिक पॉड, या फिर कह लीजिए कि आइसोलेटेड पॉड। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां से तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं था, और एडियाबैटिक में हमको क्या करना था, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुकना था। तो अगर जहां से ये हीट को इजेक्ट करता था वहां पर भी अगर एडियाबैटिक या फिर आइसोलेटेड कोई सब्सटेंस लगा दें तो हमारा जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और हमको यही चाहिए भी था। ठीक है, तो उसको लगाने के बाद हमको क्या देखने को मिला, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तो बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो वॉल्यूम क्या करेगा, फिर से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, हमको पता है कि जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कब, जब एडियाबैटिक की बात होती है तब। तो अगर इस बार हम एक पीवी कर्व बनाए, इस बार अगर हम पीवी कर्व बनाए तब हमको क्या देखने को, पहले प्रोसेस तो हमको पता ही था कि ये होगा, मतलब ए से बी आने पर क्या देखने को मिला था कि P1 V1 टेम्परेचर, P1 V1 तो हमारा स्टेट था ही, फिर बी पे आने पर P2 V2 हो गया था, और इसके दौरान जो टेम्परेचर था वो T1 था। लेकिन जब बी से सी जाएंगे, बी से सी जाएंगे कब, ये वाला प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तब हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, क्योंकि तो सब तो चेंज हो रहा है, P3 V3। अच्छा, इस बार हमारा जो टेम्परेचर होगा वो T2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस कर्व के दौरान तो हमारा टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर एक बार हमारा कांस्टेंट रहा। उसके बाद क्या देखने को मिला कि जब हमारा दूसरा प्रोसेस आया एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्या रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या देखने को मिला, T2 मिल गया। तो आइए वर्क डन इसके लिए देखते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन किसके लिए, वर्क डन किसके लिए, फॉर BC के लिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, B to C P dV। ठीक है, अच्छा
ये प्रोसेस हमारा क्या है, एडियाबैटिक का प्रोसेस है। तो हम इसमें पॉइजन्स इक्वेशंस लगाते हैं, पॉइजन्स लॉ फ्रॉम पॉइजन्स लॉ। उसके हिसाब से क्या होता है, P V के ऊपर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये एक रिलेशन होता है जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लगाते हैं। अच्छा, कांस्टेंट है तो कोई K मान लेते हैं, ठीक है, K मान लिए। अब क्या करेंगे, हमको P को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे हमारा V के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो P बराबर हम क्या कर सकते हैं, K अपॉन V टू द पावर गामा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो K और V के पावर माइनस गामा, ठीक है। तो हमको यही मिला, P की जगह पे हम ये प्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो चलिए कर देते हैं। वर्क डन यहाँ से आया और इसको यहाँ पे प्लेस करें तो क्या मिला, B2C और K V पे पावर माइनस गामा dV, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज ही होगा। तो जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तब कहां से कहां तक जाएगा, तब वॉल्यूम हमारा V2 से V3 तक जाएगा। तो इसको भी कुछ अरेंज कर दिया जाए, तो वॉल्यूम हमारा कहां से जाएगा, V2 से V3 तक, ठीक है। अच्छा, K कांस्टेंट है तो K को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और जो V का टर्म था वो तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू के, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि एक ऊपर ऐड होता है और सारा टर्म नीचे लिख देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कहां से कहां तक था, V2 से V3 तक, ठीक है। तो WBC क्या आया, K, और इसको अगर हम बाहर कर लें तो क्या आएगा, 1 माइनस गामा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिए, ठीक है। अब हमको क्या देखने को, V माइनस गामा प्लस 1 V2 से V3, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, और रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा। अब इसका हम क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। तो V3 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V2 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, K को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा तो पहले था ही, K को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, K V3 के पावर माइनस गामा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। माइनस फिर K यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, V2 के पावर माइनस गामा और V2, ठीक है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं हमको पॉइजन्स इक्वेशंस की याद दिलाता है कि नहीं दिलाता है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P3 लिख सकते हैं, ठीक है, P3 V3 माइनस इसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P2 और V2 तो था ही। अच्छा, अच्छा, हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कि PV इज इक्वल टू RT होता है, ठीक है। PV इज इक्वल टू RT होता है तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस गामा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, RT माइनस RT। अच्छा, अब T कौन सा होगा, 1 2 किस में कहाँ होगा वो देखना है, ठीक है। तो हमारा P3 V3 मतलब यहाँ पे हमारा T कौन सा था, 2 वाला था, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2। अच्छा, यहाँ पे P2 V2 मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा टेम्परेचर था, जो कांस्टेंट था वो T1 वाला, तो क्या लिख सकते हैं T1, ठीक है। और थोड़ा सा रीअरेंज करें तो WBC इज इक्वल टू हमको क्या देखने को मिलेगा, R बाहर कर लेंगे तो R अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पे देखने को मिलेगा T2 माइनस T1। ये हमारा था वर्क डन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड प्रोसेस, अभी तक हम 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस निकाल चुके हैं। जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। अब क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, वॉल्यूम अपना कम करेगा लेकिन वही बात अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो जो थर्ड वाला था, थर्ड वाला क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस।
आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में हमको क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए क्या करना था, हमको वॉल्यूम को डाउन करना था। वॉल्यूम डाउन करना है तो क्या करना है, एनर्जी को रिलीज करना है। तो जब एनर्जी को रिलीज करना है तो इस बार जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस था, ठीक है, इस बार जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस था उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंक के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, कहां रखना पड़ेगा, सिंक के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, जब सिंक के ऊपर रखेंगे तो जो इसके अंदर का जो वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ ही है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से इसके अंदर क्या है, ज्यादा एनर्जी है। तो जब एनर्जी डाउन करेगा, एनर्जी जब सिंक को देगा, जब एनर्जी सिंक को देगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डाउन होगा। हमको यही चाहिए भी था, कंप्रेशन करना था, कंप्रेस करना था, वॉल्यूम को कम करना था, लेकिन टेम्परेचर को मेंटेन करना था। ठीक है, तो वही बात का ध्यान रखेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान हमको वॉल्यूम तो कम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर होगा उसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, टी को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका अगर कर्व ड्रॉ करें, पीवी कर्व ड्रॉ करें अगर इसका, तब क्या होगा। पहला प्रोसेस तो हमको पता ही था, क्या था, ए से बी में आए थे। T1 इसका जो था टेम्परेचर था, और जो कोऑर्डिनेट था प्रेशर और वॉल्यूम का, तो वो P1 P2 था और V1 V2 था। ठीक है, फिर हम कहाँ गए थे, B से C में गए थे, कौन सा प्रोसेस करते हुए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस करते हुए। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या देखने को मिला था, T2 देखने को मिला था, और जो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट था वो क्या था, P3 V3। अच्छा, इस बार क्या हो रहा है, इस बार आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डाउन हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम, बैक जाएंगे। ठीक है, तो जब बैक जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है इस दौरान, कांस्टेंट है, तो वही जो T2 रहा होगा वही T2 यहाँ पे भी रहा होगा। ठीक है, और इस बार इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P4 V4। ठीक है, P4 V4 इसका हमारा जो है कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, अब जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, ये वर्क डन आएगा किस में, माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि इस बार जो वर्क हो रहा है वो गैस पे हो रहा है। ठीक है, मतलब इस सिस्टम पे हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। माइनस साइन हम अपने पास से लगा देंगे, तो इसका वर्क डन क्या होगा, जो WCD आएगा, ये डी स्टेट पे हम लोग आ गए हैं, WCD जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में C/D और PdV। अच्छा, माइनस हम बताएं अपने पास से लगाएंगे क्योंकि इस बार कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वही अरेंजमेंट क्या आया था इससे पहले, इससे पहले अरेंज करने पे क्या आया था, PV इज इक्वल टू RT, तो P इज इक्वल टू RT बाई V आया था, तो अपने पास से हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, इस बार PV इज इक्वल टू क्या आया था, RT बाई V। ठीक है, और DV तो है ही। अच्छा, इस बार क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, V3 से V4 तक, तो V3 से V4 तक जा रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, टेम्परेचर इस बार कौन सा था, टेम्परेचर T2 वाला था। ठीक है, इसको T2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि R भी कांस्टेंट है और T2 भी कांस्टेंट है, तो V3 से V4 और 1 बाई V dV तो था ही, इसको हम अभी पीछे कैलकुलेट किए ही हैं। RT2 क्या आएगा, log V4 माइनस log V3, माइनस तो चल ही रहा है साथ ही साथ, इज इक्वल टू माइनस RT2, और रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या आएगा, V4 बाई V3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, वर्क डन आया CD प्रोसेस के दौरान। ठीक है, CD प्रोसेस के दौरान मतलब जब हमारा सिस्टम C से D पे गया तो हमारा वर्क डन क्या आया, माइनस RT2 log V4 बाई V3, ये हमारा आया है वर्क डन। ठीक है, अब हमारा 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम अपने इनिशियल स्टेट में जाने के लिए
सिर्फ एक स्टेज दूर है, ठीक है। वो कौन सा स्टेज होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। जब एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा तब हमारी एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो जाएगी और तब हम अपने कार्नोट रिवर्सिबल इंजन का टोटल वर्क डन आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब फोर्थ वाले स्टेज को हम डिस्कस करते हैं। तो जो फोर्थ वाला स्टेज था वो कौन सा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। इसमें हमको क्या करना है? इसमें जितना वॉल्यूम था उसको और कंप्रेस करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इस बार जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसको क्या करना पड़ेगा? और अपना वॉल्यूम कम करना होगा ताकि वो अपने इनिशियल स्टेट पे जा सके, ठीक है। तो इस बार क्या होगा? इस बार हम अपने वर्किंग सब्सटेंस को फिर से आइसोलेटेड सब्सटेंस पे रख देंगे ताकि हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए लेकिन वॉल्यूम क्या है? और डाउन हो जाए, ठीक है। और अपने पीवी कर्व से समझे तो अगर ये हमारा वॉल्यूम वाला है एक्सेस और ये हमारा प्रेशर वाला है तो एक प्रोसेस तो यहां देखने को मिला ए से बी में, ठीक है। एक प्रोसेस बी से सी में देखने को मिला और एक प्रोसेस सी से डी में देखने को मिला। और अब जो प्रोसेस देखने को मिलेगा वो कौन सा है? सी से डी वाला। मतलब यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट था T1 से T2, T1 से ए स्टेज से बी तक जाने के लिए और बी से जाने के लिए सी तक T2 था और फिर सी से डी के बीच में हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ था तो हमारा टेम्परेचर T2 ही रहा होगा। और अब एडियाबैटिक है तो फिर हमको इनिशियल स्टेज अपना पाना है तो टेम्परेचर को फिर से क्या करना पड़ेगा? T1 करना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर है इतनी? यहां से यहां जाने पे हमको कौन सा प्रोसेस करना पड़ा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। बी से सी जाने पर हमको कौन सा प्रोसेस करना पड़ा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। सी से डी जाने पर कौन सा प्रोसेस करना पड़ा? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। और डी से ए फिर से जाने पर हमको कौन सा प्रोसेस करना पड़ा? एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो अब एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस करने के लिए हम क्या किए? अपने जो हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस था उसको उठा के हम आइसोलेटेड सिस्टम पे रख दिए ताकि जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक जाए और हमारा वॉल्यूम जो जो इंक्रीज हुआ था, जो बचा हुआ था इनिशियल स्टेज के कंपैरिजन में, उसको हम बराबर करके इनिशियल स्टेज के बराबर ला दें, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो WDA वाला होगा। इंटीग्रेशन में D2A और PdV। अच्छा, ये भी कम ही हो रहा है तो माइनस का साइन हमको लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर पॉइजन्स लॉ का या फिर पॉइजन्स इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे P और V के बीच में जो भी रिलेशन है वो, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइजन्स लॉ या फिर इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं, P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जिसको हम K मान लेते थे और रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारी वैल्यू आती थी P इज इक्वल टू K V टू द पावर माइनस गामा, ठीक है। इसको उठाकर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते थे माइनस। अच्छा, इस बार हमारा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वॉल्यूम हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? V1 से V2 आया, V2 से V3 आया, V3 से V4 आया, अब V4 से V1 जाएगा, ठीक है। तो V4 से कहाँ जाएगा? V1 हमको अपने इनिशियल स्टेट में जाना है तो V1 में तो जाना ही होगा, ठीक है। और P की जगह पे हम क्या लगते हैं? K V टू द पावर माइनस गामा, ठीक है। और dV तो था ही, ठीक है। अब क्या करना है? अपना सॉल्व करते हुए चलना है सब चीजें। माइनस तो माइनस, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? V माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। और V4 से V1, ठीक है। तो WDA बराबर क्या हुआ? इसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, माइनस K अपॉन 1 माइनस गामा और V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V4
माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। और क्या करेंगे, वही इसके पहले जैसे किए थे, -1/1 माइनस गामा, इसको अंदर करेंगे तो k v1 के ऊपर माइनस गामा, और बचेगा क्या, v1 माइनस k v4 के ऊपर माइनस गामा, बचेगा क्या, v4, ठीक है। अच्छा, k v1 माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, p1 लिख सकते हैं, -1/1 माइनस गामा, इसको क्या लिख सकते हैं, p1 v1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, p4 v4, ठीक है। अच्छा, अब फिर अब इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या जानते हैं, pv इज इक्वल टू RT, तो जहां जहां pv है वहां वहां हम क्या रखेंगे, RT, तो 1/1 माइनस गामा, तो जहां जहां p वहां पे RT माइनस RT। अच्छा, अब फिर टेम्परेचर को हमको देखना है कि कहाँ पे कौन सा टेम्परेचर था, तो P1 पे, P1 मतलब यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर था, T1 टेम्परेचर था, तो T1 हो जाएगा। अच्छा, P4 V4 यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर था, यहाँ पे भी कौन सा टेम्परेचर था, P4 D4 पे, यहाँ पे हमारा कौन सा था, T2 था, ठीक है, T2 था, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया, ये -R/1 माइनस गामा और T1 माइनस T2, ये जो हमारा आया, ये कौन सा वर्क डन आया, फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। अब हमारे पास चारों प्रोसेस का वर्क डन है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों प्रोसेस के वर्क डन को निकाल कर सम कर देंगे, तो हमारा जो टोटल कार्नोट साइकिल, कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल का जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो आइए लास्ट स्टेप जो है उसको हम करके कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा टोटल वर्क डन था, टोटल वर्क डन मतलब W, वो किसके बराबर था, W से AB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, ठीक है, सबको रखते हैं। चलिए, पहले हमारा क्या आया था, पहले हमारा वर्क डन क्या आया था, WAB RT1 क्या आया था, WAB RT1 नहीं, AB तो आया ही है, इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, RT1 log V2 अपॉन V1, ठीक है, क्या आया था, log V2 अपॉन V1, ये हमारा किसकी वैल्यू थी, WAB की। अब WBC की वैल्यू निकालते हैं, तो WBC की वैल्यू जो हमारी थी वो क्या थी, WBC की वैल्यू थी R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, क्या थी, R/1 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, क्या थी, 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ठीक है। क्या आई थी वैल्यू, ये आई थी। अच्छा, अब WCD की वैल्यू क्या आई थी, WCD की वैल्यू माइनस में आई थी, तो आइए उसको देखते हैं क्या है, WCD की वैल्यू क्या आई है, WCD की वैल्यू क्या आई है, -RT2 log V4 बाई V3, -RT2 log V4 बाई V3, ठीक है, log V4 बाई V3, ठीक है। और अब क्या है, जो हमारा WDA है उसकी वैल्यू भी क्या आई है, माइनस में ही आई है, ठीक है, उसकी क्या आई है, -R1 माइनस गामा T1 माइनस T2, R1 माइनस गामा T1 माइनस T2। अच्छा, अब ये टोटल जो हमारा चारों वर्क था उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखें थोड़ा रीअरेंजमेंट करके, जो ये वाला है वही ये वाला है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा जो उसको लिख लेते हैं, RT1 log V2 अपॉन V1, और ये वाला क्या था, माइनस बाहर आएगा तो -RT2 log V4 अपॉन V3, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन आया, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो R कॉमन ले लें, तो T1 log V2 अपॉन V1
माइनस T2 log V4/V3। ठीक है, यही जो हमारा था, ये एक टोटल वर्क डन निकल के आया, जो किसके लिए था? एक कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल के लिए था। जब एक कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल अपनी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करती है, पूरी करती है, तब उसका जो वर्क डन होता है हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने कार्नोट इंजन के बारे में जाना और उसके क्या क्या पार्ट होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में जाना, और कैसे कैसे 4 स्टेज में एक कंप्लीट साइकिल पूरी होती है कार्नोट इंजन की, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए बाय बाय।